हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक इंटरव्यू सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जो कि अपकमिंग जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की, जो कि 7500 प्लस वैकेंसी आपकी आ रही है। तो उसके लिए इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, जिससे जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है अपने एग्ज़ाम की, उसको एक मोटिवेशन फील हो सके और स्ट्रैटेजी हर किसी की अलग अलग है, वो जान सके। तो मैं इंटरव्यू आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे सामने बैठे हैं प्रिंस, जो कि वर्तमान अभी दिल्ली पुलिस में तैनात हैं और 5th बटालियन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनने कैसे कैसे तैयारी करी अपनी और क्या क्या इनके सामने प्रॉब्लम आई, समस्या आई, उनके हालात में लड़ते हुए उन्हें तैयारी करी। दिल्ली पुलिस के बारे में जानेंगे, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी वो जानेंगे। और आपके जो भी और कोई भी कमेंट होंगे जो आप मुझे कमेंट में करोगे, वो उसका मैं आपको जवाब उसी में दे दूंगा। तो इनसे बारीकी से जानते हैं इनके बारे में और इनकी तैयारी के बारे में। तो हेलो प्रिंस, कैसे हैं आप? थोड़ा अपने बारे में बताइए लोगों को, अपना नाम, आप कहाँ से आते हैं। हेलो, ऑनलाइन एवरीडे स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रिंस, जो कि मेरा गांव का नाम है ग्राम मुजफ्फरा बागड़पुर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। और सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया कि मैं अपने बारे में बता सकूँ कि कैसे मैंने स्टडी की, क्या मेरा बैकग्राउंड है, और ताकि आप लोगों को जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस की, उसमें एक मोटिवेशन फील हो सके कि जो बंदा सामने आज इंटरव्यू दे रहा है सर को, ये हम ही लोगों के बीच में से गया है और अगला नंबर आपका भी आएगा। जो आने वाली वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो आएंगे तो सर आपका भी ऐसे इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। थैंक यू। तो आपने प्रिंस के बारे में जान लिया। अब आपकी जो समस्या थी सबसे बड़ी वो थी कि इन्होंने तैयारी कैसे करी। तो इनसे पहले तैयारी के बारे में जानते हैं, फिर बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे। कम से कम मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे 10 से 15 क्वेश्चन राइट डाउन कर रखे हैं और स्टेप बाय हम प्रिंस से पूछेंगे और प्रिंस भाई से जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी। तो पहले हम जानते हैं कि प्रिंस भाई ने तैयारी कैसे करी। प्रिंस जी बताएंगे आपने तैयारी कैसे करी दिल्ली पुलिस की। सर सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि सर मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैं एक टेक्निकल लाइन से हूँ। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया हुआ है। तो सर मेरा शुरू में कोई गवर्नमेंट जॉब में आने का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैंने जब प्राइवेट लाइन की स्थिति देखी, इंटरव्यू देने के बाद भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिल रही है 10,000, 9,000, 12,000 रुपये की जॉब, और वो भी गुड़गांव नोएडा जैसे शहर में, तो मैं समझ गया कि यार अपने कैलिबर की जॉब नहीं है ये। और फिर एक बात ये भी थी कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक था। पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, बीएसएफ में हैं अभी भी। तो पापा ने भी कहा था कि अगर तू थोड़े दिन और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है तो ठीक है, प्राइवेट जॉब तो पूरी लाइफ ही करनी है। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की। तो सबसे शुरू में सर मैंने फॉर्म भरा था 2016 में भरा था मैंने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म। तो उस वक्त प्रिपरेशन भी पहली भर्ती थी, तो स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है कि यार क्या पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, और ऊपर से जीएस का इतना वाइड सिलेबस देख के तो वैसे भी हर कोई हैरान रह जाता है क्या पढ़ना है। तो सीएचएससी की तैयारी की थी और मेरा प्री भी क्लियर हो गया था, उसमें डेस्क्रिप्टिव भी हो गया था। लेकिन सर मेरी टाइपिंग टेस्ट में हिंदी थी, उसमें वो जो कि गलती हो गई थी, इंग्लिश फिल करनी थी, लेकिन साइबर कैफ़े वाले ने जो गलती से हिंदी टाइप कर दी थी, तो इस वजह से वो मैं टाइपिंग नहीं दे पाया था। तो पहला भर्ती जो मेरी देखी थी वो सीएचएसएल की थी। और रही बुक लिस्ट की, तो क्या है कि सर एसएससी के एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं ज़्यादा आपको कोई बुक फॉलो करनी होती है। आपको बेसिक पे रहना है बस। अपने बेसिक में क्या, आप कोई भी एक मैथ की बुक ले सकते हैं जिसमें बेसिक मैथ दे रखा हो, अर्थमेटिक वगैरह, एडवांस मैथ, वो कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो सर मैंने जो शुरुआत की थी अपने आर.एस. अग्रवाल की बुक से स्टार्ट की थी। और ज़्यादातर लोग जो करते हैं सर, छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक के हर कोई आर.एस. अग्रवाल की बुक तो पढ़ता ही है। उस टाइम पे सर 2016 के आसपास आर.एस. अग्रवाल बुक अच्छी चल रही थी, तो मैंने आर.एस. अग्रवाल की बुक से मैथ की प्रिपरेशन की थी। उसके बाद जीएस के लिए मैंने सर लूसेंट वगैरह यूज की थी। और सर किरण की भी जो प्रीवियस ईयर की बुक आती हैं, वो तो सर चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, तो मैंने सभी में यूज की थी। और उसके बाद मैंने राकेश यादव सर के हैंड नोट्स और बुक वगैरह ये सब पढ़ी थी। तो सर मैथ के लिए तो इतना है, और बाकी आपको कुछ लंबा कुछ नहीं करना है, आपको अपने बेसिक्स पर रहना है। एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़िए। तो ये प्रिंस जी ने आपको बुक लिस्ट बताई है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बताया था कि मैंने भी लूसेंट पढ़ी थी जीएस के लिए। और लूसेंट के साथ सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव लगाई थी। ऑब्जेक्टिव आप अपने परसेप्शन के हिसाब से कोई सी बुक्स लिख सकते हैं। लूसेंट की भी ऑब्जेक्टिव आती है और जहाँ तक है, और जो एसएससी के प्रीवियस ईयर है उसकी बुक आती है।
तो मैंने घटना चक्र थी मेरे पास, मैंने उससे पढ़ी थी। और प्रिंस जी ने भी वही बताया कि उन्होंने लूसेंट पढ़ी थी, और लूसेंट के बाद उन्होंने ऑब्जेक्टिव ली थी किरण की, वहाँ से पढ़ा था। मैथ के लिए भी इन्होंने आपको नोट्स बताए, क्लास नोट्स। और रीजनिंग के लिए जान लेते हैं इन्हें रीजनिंग और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा है। तो आप बताएंगे रीजनिंग और कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा आपने, जो कि 25 नंबर की रीजनिंग आती सर है। बेसिक अगर मैं बात करूँ तो सर रीजनिंग के लिए मैंने कोई ऐसी बुक यूज नहीं की थी, लेकिन हाँ अरिहंती की एक छोटी बुक आती है रीजनिंग की, जिसमें क्या है कि सिलेबस के बारे में दे रखा होता है कि एसएससी के सिलेबस में किस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक वो की थी। हालांकि मैंने ज़्यादा बुक फॉलो नहीं की थी, इसके लिए सर मैंने ग्रेड अप पे मॉक टेस्ट लगाए थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको रीजनिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको क्या होता है कि बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कैलेंडर के कुछ ट्रिक वगैरह लगती हैं, ये और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। इसके लिए आप बुक वगैरह ना पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ग्रेड अप वगैरह, या कोई अब तो बहुत सारी ऐप आ गई हैं, तो मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो रीजनिंग में आपका काम चल जाएगा। और ये बात सर ने कही थी घटना चक्र, देखिए घटना चक्र तो हर कोई रखता है। घटना चक्र की जीएस की बुक मैंने फॉलो की थी, मैं बताना भूल गया था आपको। और इसकी लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक के साथ साथ मैंने घटना चक्र भी यूज की थी। और इंग्लिश के लिए सर, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में तो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह इसके एग्ज़ाम दिए, तो इंग्लिश तो मैंने पढ़ी थी, तो इंग्लिश की मैंने ऑफलाइन वगैरह पढ़ा था। और कंप्यूटर की बात करूं तो सर कंप्यूटर के लिए मैंने ना रोजगार विद अंकित सर के वीडियो नोट्स देखे थे, उनकी पीडीएफ के पढ़ा था। और मैंने 15 दिन के लिए ना वो केडी कैंपस का एक कोर्स लॉन्च हुआ था, तो मैंने 1 महीने वगैरह 15 दिन में वो वीडियो देखी थी। तो हालांकि मेरे कंप्यूटर में कम क्वेश्चन लगे, 10 में से मेरे 5 ही क्वेश्चन ठीक बैठे थे। हालांकि मेरे मॉक टेस्ट वगैरह में 10 में से 6 7 7 8 क्वेश्चन लग जाते थे, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में थोड़ा क्वेश्चन भी ऊट-पटांग आए थे जो आपसे पहले नहीं देखे थे, तो 4 या 5 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे कंप्यूटर के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर के लिए कोई भी आप या वेब सीरीज़, जो भी कोई मैराथन होती है आपकी कंप्यूटर पे, तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा के पूरा एक लेक्चर 1-2 महीने का देखें। कोई भी बहुत सारे यूट्यूब पर डाल रखी है, जैसे इन्होंने अंकित रोजगार विद अंकित से पढ़ा था। मैंने एग्जामपुर से एक मैडम पढ़ाती थी, वहाँ से मैराथन देखी थी बस कंप्यूटर के लिए, वो मेरी इनफ थी। मेरे भी 5-6 क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने जाना, इन्होंने आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी दिल्ली पुलिस की, और प्रिंस जी ने आपको बुक लिस्ट भी बताई है, जो कि इन्होंने बुक यूज़ करी, मैंने जो करी। सबका एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, बुक का तरीका सबका अलग होता है। और भी आपके क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं जानता हूँ इन प्रिंस जी से। नेक्स्ट था कि आपका कि एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाँ की हर एक कैटेगरी का पर्सन आता है, हर एक समस्या का सामना करना पड़ता है उस बंदे को एग्ज़ाम के दौरान। तो उस समस्या से कैसे सुलझे और आपने किन की समस्या का सामना करना पड़ा, वो थोड़ा जागरूक करें। देखिए सर, क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तो शुरू में हमारा थोड़ा जोश भी हाई रहता है, और हमको ऐसा लगता है कि हमने जो फॉर्म भरा है पहले उसमें सिलेक्शन हो जाएगा हमारे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, जब मैं तैयारी करने लगा था, सीएचएसएल वगैरह का एग्ज़ाम भी अच्छे गए, तो मुझे लगता था कि यार अब तो पहली भर्ती में काम हो जाएगा, जो जॉब लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा मेरा संघर्ष का भी थोड़ा टाइम पीरियड लंबा रहा है सर। जहाँ तक है तैयारी की बात, तो 2018 में जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुआ था 2016 वाली भर्ती का, तो उसमें भी मैंने अपियर हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि सर मैं 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था। उसमें मेरे 50 में से 48 नंबर तो मेरे मैथ रीजनिंग में थे, और सर 28 क्वेश्चन 50 में से मेरे लगे थे जीएस में। तो ओवरऑल मेरे 76 के आसपास क्वेश्चन बने थे, जबकि जनरल की कट ऑफ 77 या 78 के आसपास थी। तो 1 या 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन उसमें रुक गया था। और उसी दौरान सर मैंने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भी दिया था। तो एमटीएस में मेरा सर 122-23 के आसपास मेरा स्कोर बनना था। मुझे पूरा श्योर था कि इसमें कोई से ना कोई से स्टेट में मुझे जॉब मिल जाएगी, और हालांकि यूपी और दिल्ली की चांस थे। लेकिन उसमें आपको पता ही है कि 2017 के आसपास क्या क्या हुआ था एसएससी में, तो थोड़े चीटिंग वगैरह के केस के भी मामले सामने आए थे। तो कट ऑफ इतनी हाई गई थी, मिनिमम 128 नंबर पर जनरल कैटेगरी में किसी ना किसी स्टेट में सिलेक्शन हो रहा था, तो सर उसमें भी नहीं हुआ था। तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के ईयर थे मेरे, तो सर मैं बिल्कुल टूट चुका था कि अब क्या करना है लाइफ में। ऊपर से सर थोड़ा रिश्तेदार, घर वाले, मतलब घर वालों को तो नहीं है, लेकिन सर अपने आप को तो लगता ही है। अगर कोई घर वाला, पापा या मम्मी आपको कुछ डांट भी देते हैं, तो उसमें भी ऐसा लगता है कि यार नौकरी नहीं लग रही, तो घर वाले थोड़ा ताने दे रहे हैं। लेकिन सर मैं थोड़ा इस चीज़ में भगवान का शुक्रगुजार हूँ। भगवान की कृपा और माता पिता की कृपा से सिलेक्शन हो गया इस भर्ती में। और सर घर वालों का भी थोड़ा प्रेशर इतना नहीं रहा था, तो बस मोटिवेट करते रहते हैं कि तेरा इस बार हो जाएगा, कभी आधा नंबर 1 नंबर से मर्डर हो जाएगा। तो आपको सर बस ये है कि आपको हिम्मत नहीं छोड़नी है।
अगर आपका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है ना, तो ये श्योर है कि आपका अगली भर्ती में सिलेक्शन पक्का होने वाला है और आपके अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और किसी की बात में आकर ना कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है कि जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा नुकसान पहुँचाए या तैयारी आपकी थोड़ी देरी से मतलब थोड़ी गलत हो। तो आपको सही डायरेक्शन में चलना है। एक और बात जानते हैं प्रिंस जी से कि पेरेंट्स का सपोर्ट और दोस्त का सपोर्ट प्रिपरेशन के दौरान आपके काफ़ी हेल्पफुल हुआ? सर सबसे ज़रूरी तो पेरेंट्स का सपोर्ट ही है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आपको किसी भी दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, तो मेरे केस में ये था कि पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, बीएसएफ में हैं, तो पापा का फुल सपोर्ट था, मम्मी का भी फुल सपोर्ट था। तो पापा हमेशा कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल अगर तेरी लेट नौकरी लग गई, मत ना भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 साल एक्स्ट्रा नौकरी कर लूँगा। तो फाइनेंशियली कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सर फिर भी प्रेशर था कि यार टाइम एज भी हो रही है, टाइम पे जॉब लगनी चाहिए, यही हमारी उम्र कमाने की होती है, अर्निंग की होती है। तो सर दोस्तों का और पेरेंट्स का सबसे अच्छा वो होता है कि पेरेंट्स का ज़रूरी साथ होना चाहिए सर। दोस्त एक बार को दोस्त आते जाते रहते कोई दिक्कत है, लेकिन अगर पेरेंट्स, क्योंकि उनके साथ ही आप मोस्टली टाइम घर पे स्पेंड करते हो, तो अगर पेरेंट्स का साथ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आती। पेरेंट्स का साथ बहुत ज़रूरी है सर। तो ये था। और एक आपके लिए प्रिंस जी से एक बात और कहनी चाहिए कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम होने के बाद इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने एंड में आके, जब भी एज फैक्टर बहुत इशू पड़ता है, इनका एंड में एज में आके इनका सिलेक्शन हुआ। ये अपने शुरू से लेकर एंड तक डटे रहे और इनको और इनके पूरी फैमिली को इन पर पूरा भरोसा था कि हाँ प्रिंस एक ना एक दिन पर सिलेक्शन लेगा क्योंकि ये राइट ट्रैक पे है। तो ऐसे ही आपसे कहता हूँ कि आप एक दो एग्ज़ाम देने के बाद अपने आप को जज नहीं करें कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप अपना स्कोर चेक करें कि आप किस वे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। जो भी आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, जो जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, आप उस पर फोकस करें ज़्यादातर, जिससे आप इम्प्रूव हो सकें। अगर आप 1-2 नंबर से हो रहे हैं कि आप हर बार 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो आप हिम्मत बनाए रखें, आपका सिलेक्शन के आप काफ़ी करीब हैं। तो और जानते हैं कि प्रिंस जी ने दिल्ली पुलिस ही क्यों ज्वाइन करी और गवर्नमेंट जॉब जो क्यों चूज़ करी एज़ कम्पेयर ऑफ प्राइवेट? सर जहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात है तो सभी को पता है कि बेल्ट की जॉब में दिल्ली पुलिस से कोई बढ़िया जॉब नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर आपको दिल्ली में रहना है और छोटी सी दिल्ली आपको पता ही है, और हम तो वैसे भी एनसीआर के रहने वाले हैं, तो 50-60 किलोमीटर की अगर दूरी पे कोई नौकरी मिल रही हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। हालांकि सर मैं यूपी से हूँ, यूपी पुलिस का फॉर्म मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी दिया है और यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी दिया था मैंने। तो उस दौरान क्या था सर, मेरा असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम था, तो मैंने जो फोकस किया था अपना असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम पे फोकस किया था, जिसमें कि सर मेरा प्री भी हो गया था। मेंस जो एग्ज़ाम था उसका मेंस का भी 2 पेपर होते हैं सर। एक तो होता है टेक्निकल पेपर और एक होता है मेन पेपर, जिसके आधार पर आपको सिलेक्शन मतलब जॉब मिलती है। तो मेरा टेक्निकल जो एग्ज़ाम हुआ था उसका असिस्टेंट लोको पायलट का, तो सर मैंने डीजल मैकेनिक की ट्रेड चूज की थी, तो उसमें मेरा 0.15 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुक गया था, यानी क्वालिफाई नहीं हो पाया था। हालांकि मेरे नंबर अच्छे थे तो कोई ना कोई सी पोस्ट मिल जाती है अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। तो क्या क्वेश्चन पूछा था? दिल्ली पुलिस के, हाँ मैं थोड़ा उस पर चला दिल्ली गया, पुलिस के बारे एडिट में कर लेंगे। बताएंगे, हाँ दिल्ली पुलिस की जॉब क्यों चुनी सर, आपने एज कम्पेयर अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट? हाँ सर जहाँ तक बेल्ट की जॉब है तो दिल्ली पुलिस की नौकरी सबसे अच्छी है, क्योंकि सर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है, ऊपर से ना स्टेट का जो भी आपको पता ही है कि दिल्ली जो वो है रुक जा, क्या कहना, एडिट हो जाएगा नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब आती है उसके नहीं। बारे में बता रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस की जो फैसिलिटी है उनके बारे में बताएंगे कि क्यों दिल्ली पुलिस जॉब सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें ना स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसका कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। आपको किसी एमएलए की, एमपी की, किसी आपको सुनने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात है कि सैलरी बहुत अच्छी है सर। उसके साथ जो इसके साथ एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं, डीएनएस अलाउंस होता है, एचआरए वगैरह, टीए वगैरह, ये अच्छा मिलता है। और सबसे जो मेन चीज़ है आज के टाइम में, सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो कि हर एक तरीके से आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। यानी आप और आपके फैमिली को कुछ नहीं करना है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो पूरी गवर्नमेंट आपका हेल्थ के सारा जो भी बजट बनती है वो हेल्थ गवर्नमेंट उठाएगी, आपकी जेब से कोई खर्चा नहीं होगा, सरकारी आपका सारा वहन करेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सर मेरे लिए तो सब, एक तो घर के पास है, ऊपर से सर सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो इससे अच्छी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफैक्टर है इसमें आपका वो है आपका हेल्थ का,
क्या क्या पता है, जब भी बंदा जॉब करता है तो हेल्थ का मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है। जबकि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में एक बंदा की पूरी इनकम एक पूरे इलाज में निकल जाती है। इसमें क्या होता है, अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके मम्मी पापा और वाइफ और उसके बच्चे उस पर डिपेंड हो जाते हैं मेडिकल के। तो सरकार पूरा का पूरा आपका खर्चा उठाती है, जो भी आपके मेडिकल, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप खर्चा कराते हैं, जो पैनल के अंदर आते हैं सारे के सारे। वो पैनल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जब सिलेक्शन होगा तब उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा। तो आपने प्रिंसेस जान लिया दिल्ली पुलिस के बारे में, इतने कितने एग्जाम देने के बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया है। इन्होंने कभी हमेशा यही बोला, ये हमेशा हर एक एग्जाम में एक एक दो नंबर से रह रहे थे। इनको पता था कि अब नहीं या 4-5 दिन बाद जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा किसी न किसी में इनका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये डटे रहे। और आज ये आपके सामने है, इनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो चुका है और ये फर्दर आगे भी तैयारी कर रहे हैं। अब और इनसे जानते हैं अब हम कि इन्होंने ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन पढ़ा। जैसे कि आप बहुत बोलते हैं सर स्टडी कौन सी बेस्ट है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इनके नज़रिए से जानते हैं इन्होंने क्या क्या पढ़ा, स्टडी कौन सी अच्छी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सर वैसे तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसे किस में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जो सर स्टार्टिंग की थी तो सर मैंने ऑफलाइन से स्टार्टिंग की थी। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि सर आपको एक तो पता रहती है टीचर के सामने जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको सही से गाइड करते हैं, उन्हें पता रहती है कि इस बंदे की क्या कमजोरी है, और आप ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है ना, तो वो थोड़ा ऑफलाइन पे थोड़ा 1-2 महीने 3-4 महीने कम से कम ऑफलाइन पढ़े, ताकि उसे एक बार ना सिलेबस कवर हो जाता है ना पूरा, तो उसे ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सर मेन चीज़ क्या है आज के टाइम में ना, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है। हम पढ़ाई से ज़्यादा ना बहुत सारी फालतू की चीज़ें जो सोशल साइट हैं वगैरह, इन पर ज़्यादा विजिट करते हैं। तो क्या है कि अगर आप कोई पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बीच में कोई ऊपर नोटिफिकेशन पे आ गया, कोई न्यूज़ आ गई या कोई वीडियो आ गई, तो आप उसे क्लिक करके पढ़ाई छोड़ दोगे। तो मेरा मानना यह है कि पहले आप एक बार अपना ऑफलाइन अच्छे से सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन पढ़िए। और ऑनलाइन में भी आप ये लगा लीजिए कि 1 घंटे 2-3 घंटे जितने भी आपको पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। उसके बीच में कोई सोशल साइट, यूट्यूब वगैरह कोई यूज़ ना करें, क्योंकि सर ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं फिर यही कहूँगा कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, तो पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करें। अगर मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं तो आप एक टैब वगैरह ले लीजिए वाईफाई से कनेक्टेड वाला, ताकि मॉक टेस्ट वगैरह किसी की कॉल ना आए। थोड़ा कट करना चाहूँगा, एक बात और पूछना चाहूँगा प्रिंस जी से। जैसे कि आपके कमेंट आ रहे थे कि जो मॉक टेस्ट लगाते हैं वो बेनिफैक्टर होते हैं एज कम सिलेक्शन के लिए। सर सबसे मेन चीज़ आपने क्वेश्चन पूछा है ये सर, मॉक टेस्ट के बिना हम अपने आप को जज नहीं कर पाते। मॉक टेस्ट क्या है कि हमें पता चलता रहता है कि जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उसके हम सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कोई हमारा स्कोर कितना बनना है, उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। और मतलब ये है कि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता रहता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है सर। मैंने भी लगभग दिल्ली पुलिस के 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाए थे, तो उसमें मुझे पता चलता रहता है कि किसी मॉक टेस्ट में मेरा स्कोर 75 भी बनता था, किसी में 68 भी बनता था, किसी में 65 भी बनता था। तो एक अनुमान लग जाता है कि हाँ मेरा स्कोर कितने रिलाई कर रहा है और किस बीच में आ रहा है मेरा स्कोर। और उसमें क्या होता है कि मॉक टेस्ट में ना आपको ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने वो मॉक टेस्ट दिया है, उसके बीच आपकी रैंक कितनी बननी है। तो उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि अगर 1 लाख लोगों ने वो मॉक टेस्ट दिया है, तो अगर आपकी 10,000 रैंक आ रही है, तो आपको लगता है कि 10,000 लोगों के बीच में हूँ मैं। और हमेशा एक बात याद रखिए कि एक्चुअल मॉक टेस्ट से ज़्यादा ना जो आप एग्जाम में बैठते हैं उसमें स्कोर अच्छा बनता है। ये लोगों की भूल होती है कि यार मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर बनता है, मॉक टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। तो एक्चुअल एग्जाम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, एसएससी कराती है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट तो जरूरी लगाइए, अगर कोई नहीं लगा रहा है तो वो भी लगाए मॉक टेस्ट। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट बहुत बड़ा बेनिफैक्टर होता है आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन। उसमें आप अपने जज कर सकते हैं कि आपका किस एरिया में आप वीक हैं और किस एरिया में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, आप कोई से भी ला सकते हैं। जैसे कि मैंने टेस्ट बुक का लगाया था, इन्हें ग्रेडअप का लगाया था। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, आप प्रीवियस ईयर जो है मॉक टेस्ट में वो लगाएं, जिससे आपको पेपर का एक आइडिया पता लग जाए और आप किस एरिया के सब्जेक्ट में वीक हैं वो आपको पता लग जाए। तो जिसमें आप वीक हैं आप उसे फोकस करें। और अब प्रिंस से अब ये जानते हैं। बीच में आपको एक चीज़ और एडिट करना चाहूँगा। देखिए मॉक टेस्ट तो सब लगाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे ज़रूरी है एनालाइज करना। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, एनालाइज वाली बात। ऐसे नहीं कि आपने मॉक टेस्ट के 100 क्वेश्चन लगा दिए और आपने स्कोर देख लिया कि 100 में से कितने 58, 65 इतने बने और छोड़ दिया। फिर नहीं, आपको मॉक टेस्ट लगाना ये देखना कि किस क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, और उसके लगाने का मतलब स्कोर, मतलब कहीं आपने तुक्का तो नहीं लगाया, उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए।
कम से कम अगर आप 1 घंटा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट उसको एनालाइज़ करने में लगाइए कम से कम। तो एनालाइज़ बहुत ज़रूरी है, बिना एनालिसिस के आप कुछ नहीं कर सकते मॉक टेस्ट में। ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट लगाया एनालाइज़ नहीं कर रहे तो आपकी मेहनत बेकार है, तो एनालाइज़ ज़रूर कीजिए उसको। तो ये था, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, अपने से पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद आपका लोगों का नज़रिया कैसा आपके रिगार्डिंग? देखिए सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखिए क्या होता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, मिडिल में भी यार लोअर मिडिल मान लीजिए सर, क्योंकि सर जब तक सिलेक्शन नहीं होता है हमारा तो उससे पहले लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो पढ़ने ऐसे ही जाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है इनका, 4 एग्ज़ाम दे दिए, 5 एग्ज़ाम दे दिए, 3 साल से लगे हुए हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लोगों का काम क्या होता है, लोगों का काम तो बात बनाने का होता है, वो किसी के नहीं देखते कौन कितनी मेहनत कर रहा है। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी सही काम कर रहे हैं, आपको अपने प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आप अपने से बेईमानी ना करिए, बाकी लोग क्या सोचते हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, नज़रिया बदलता है सर, जब मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आस-पास के लोग, हालाँकि मेरे मुँह पे नहीं कहते थे, लेकिन मुझे दूसरे मेरे दोस्त बताते थे कि तेरे बारे में ऐसी चर्चा करते हैं कि ये तो पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं करते, ये तो घूमने जाते हैं, टाइम एज ज़्यादा होगी इन्हों, अब क्या जब करा है, क्या ये नहीं कहते हैं कि करा, 5 साल से सिलेक्शन नहीं लिया तो अब क्या लेंगे ये तो ऐसी है। लेकिन जब मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, तो जब मैं ट्रेनिंग में चला गया था सर, कुछ लोगों को जब पता चली थी, तो उसके बाद में फिर क्या है कि लोग उसी हिसाब से बात करने लगते थे कि हमें तो पता था इसका सिलेक्शन होगा एक दिन, ये तो पढ़ता रहता था। तो सर नज़रिया तो बदलता है। आपका काम है कि आप अपनी मेहनत कीजिए अपने सही डायरेक्शन में, जो आपने गोल चूज़ किया है उसको सिर्फ आपको अचीव करना है। लोगों की मत देखिए, देखिए लोगों का काम क्या है, लोगों का तो बात बनाने का काम होता है। देखिए एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ठीक है, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, आपको सिर्फ अपना गोल अचीव करना है, ठीक है? जब हम कुछ नहीं थे तब भी लोगों ने हेल्प नहीं की, आज हम कुछ हैं तब भी लोग कोई साथ नहीं आगा। तो ये है कि बस आपको अपने डायरेक्शन में सही डायरेक्शन चूज़ करनी है और अपने गोल को अचीव करना है, और कुछ नहीं। वही है कि लोगों का तो काम है कहना, जस्ट इग्नोर देम एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये था प्रिंस जी से आपका पूरा इंटरव्यू। आगे भी आने वाले टाइम में हर किसी का इंटरव्यू लाता रहूँगा, हर किसी का तरीका आपको पता लगेगा, किसने कैसे तैयारी करी, तैयारी के दौरान किस किस समस्या का उसने सामना करा, और हर किसी एक एरिया का बंदा होगा, इसमें किसी की जल्दी सिलेक्शन हुआ, किसी का लेट हुआ, जिससे आपको एक मोटिवेशन फील होगा। इनकी बुक लिस्ट के बारे में पता लगेगा कि आप इनके रिगार्डिंग जो बुक लिस्ट है जो आप यूज़ करते हैं उस सब के बारे में। तो ये एक वीडियो थी पूरी इंटरव्यू सीरीज़ की। और सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अब से पहले मैं भी इंटरव्यू देखता था, लोगों के सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लोग कहते थे कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, सीजीएल वालों के भी देखे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के भी देखे हैं, या इवन एमटीएस वालों के भी मैंने इंटरव्यू देखे हैं सिलेक्शन होने के बाद। तो ज़्यादातर लोग कहते थे कि यार जब मेरा हो सकता तो आपका भी नहीं हो सकता। तो मैं सोचता था कि यार क्या है, लोग अपने पास से कहते हैं, ये सब फालतू की फर्जी की बातें करते हैं कि मेरा हो गया आपका क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि एग्ज़ाम अच्छा चला गया, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इतना मन विचलित हो जाता है कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ दो, कोई वो प्राइवेट जॉब देखते हैं या कुछ और काम करते हैं, कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर आधे नंबर से रह जाए तो फिर लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन बस ये है कि डटे रहो, और जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो तो उसका पीछा मत करो। लेकिन ये नहीं कि आप तैयारी नहीं कर रहे, आप साल की साल ख़राब कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको ईमानदारी से मेहनत करते रहना है और सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली पुलिस के फ़ायदे। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी है, अगर आप एक बार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गए तो उसके बाद आप 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी सीपीओ का, जिसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और 5 साल बाद, यानी कांस्टेबल की भर्ती से 5 साल बाद आप एक B1 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के होने के साथ साथ सारी मेडिकल फैसिलिटी, सारी सुविधा, अच्छी सैलरी, और इवन क्या है कि आपको जॉब लोकेशन इतनी अच्छी मिल रही है, क्योंकि दिल्ली छोटी सी दिल्ली है। आपको ऐसे नहीं है एमपी यूपी की तरह नहीं है कि यूपी इतना बड़ा है, आज कानपुर हो, फिर बरेली हो, कभी आगरा हो, ऐसे नहीं है। आपको दिल्ली के अंदर ही रहना है और एक अच्छा माहौल में आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो बस ये है कि सर अच्छी जॉब है दिल्ली पुलिस की। और इवन जो आने वाले फॉर्म हैं, सितंबर में वैकेंसी आने वाली हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत अभी से जुट जाएँ, क्योंकि दिसंबर में पेपर है, टाइम भी बहुत कम रह गया है। और हाँ, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें।
एक प्रिंस जी ने एक वीडियो में एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपको अपने प्रति और एग्ज़ाम के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप अपने एग्ज़ाम के प्रति ईमानदार हैं तो आप अपना सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। एक 3 चीज़ होती हैं आपकी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप नॉट इवन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और लोगों की परवाह मत कीजिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, कीप प्रिपरेशन, अपनी ईमानदारी से प्रिपरेशन करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर और निश्चित होगा। और डीमोटिवेट किसी से ना होए, जितनी भी अफ़वाहें उन सब लोगों से दूर रहें। सर बाकी कुछ कहना चाहते हैं देख सर एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ सर। देखिए 10 बुक पढ़ने से फ़ायदा है कुछ नहीं होने वाला, एक बुक को 10 बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम रिवीजन मारो, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। अगर आपको आर एस अग्रवाल की बुक पढ़नी है, राकेश यादव सर की बुक्स पढ़नी है, या अब तो अभिनय सर, अब तो बहुत मार्केट में बहुत सारी बुक आ गई हैं। इवन अगर आप किरण के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आप किरण की बुक ले लीजिए एक, और उसको कम से कम 5 या 6 बार कर दीजिए। इवन यह है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़िए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है, अब जैसे यूट्यूब पे आपको सबको पता है कि फ्री में हर कोई पढ़ा रहा है, तो आपको ना क्या पढ़ना है, जैसे आपको ये नहीं कि 10 टीचर के पास जा रहे हैं, आज यहाँ से पढ़ लिया, कल वहाँ से पढ़ लिया। आप एक काम कीजिए, 3 या 4 टीचर आपने सेलेक्ट कीजिए कि मुझे इनसे पढ़ना है। फिर उनके आप टॉपिक देखिए, जहाँ से आपको अच्छा समझ में आ रहा है आप बस उस टीचर को फॉलो कीजिए। ना कि ये नहीं कि जैसे इस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, आज आपने इस टीचर से पढ़ लिया, कल दूसरे टीचर से पढ़ लिया, उसका मेथड भी देख लिया, उसका मेथड भी देख लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने बेसिक पाइए। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है सर, जब हम प्रिपरेशन में रहते हैं ना तो ट्रिक वगैरह कोई याद नहीं आती, उस टाइम में बेसिक याद आता है। आप अपनी बेसिक अच्छा कीजिए और कैलकुलेशन भी फास्ट कर लीजिए। आपको सारे मल्टीपल होने चाहिए, बहुत सारे जो भी ट्रिक हैं, तो ट्रिक के चक्कर में ना पड़ के आप अपने बेसिक को अच्छा कीजिए। कहने का मतलब इनका ये है कि पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद अपना एडवांस में जाइए। जिससे क्या होगा, बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक आपका हमेशा याद रहेगा, एज़ कम्पेयर ऑफ ट्रिक वगैरह। ट्रिक आप एग्ज़ाम में, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप पहले बेसिक के बाद जाइए, उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। तो ये थी आपकी एक वीडियो जो इंटरव्यू सीरीज़ थी प्रिंस जी। सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, जीएस के बारे में थोड़ा बताना भूल गया था। तो सर जीएस की तैयारी मैंने कैसी की, जीएस के लिए देखिए बेसिक तो लूसेंट तो सब पढ़ते ही हैं। मैंने फिर मंथली जो मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, वो भी करंट अफेयर के लिए तैयारी की थी। और फिर उसके साथ साथ यूट्यूब से भी सर मैंने जीएस के नोट्स बनाए थे, जो वीकली या मंथली, इवन मैंने डेली भी उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ता था। लेकिन उससे कुछ नहीं है सर, मेरा मानना है कि आप वीकली या 15 दिन की एक बार देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। और स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी हमारे डांस वगैरह आते हैं स्टेट के, और पॉलिटिकल, क्या हमारे प्रधानमंत्री किस देश की यात्रा पे गए हैं, किस देश के साथ हमने एमओयू साइन किया है, टैग की न्यूज़। तो आपको ना एक मतलब देख सकते हैं कि आप एसएससी एग्ज़ाम में जो करंट के क्वेश्चन पूछ रहे, किस कहाँ से पूछ रही है, किस फील्ड से पूछ रही है, तो उसी हिसाब से आप करंट की भी तैयारी करते रहिए। मेरा मानना है कि करंट के लिए आप मंथली मैगजीन एनफ रहेगी, और अपने हाथ से अगर नोट्स बना सकते हैं तो वो अच्छा है। तो आप जीएस को भी इम्पोर्टेंट दें, क्योंकि बिना जीएस के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये क्या होता है कि मैथ रीजनिंग तो सब कर ही लेते हैं। जीएस दिल्ली पुलिस में एक प्राइम फैक्टर है सिलेक्शन में, क्योंकि जीएस 50 नंबर की आती है सर इसमें आपका जीके और जीएस और जनरल अवेयरनेस आपकी सारी की सारी रहती है, और करंट अफेयर। तो प्राइम फैक्टर जो होगा वो सिलेक्शन का, वो आपका जीके जीएस होगा। क्योंकि सर क्या होता है कि 60 नंबर के तो आप, अगर आप कंप्यूटर को भी जीएस में मान के चल सकते हैं, 10 नंबर का कंप्यूटर हो गया, 50 नंबर का आपका जीएस हो गया, और आपका फिर 15 नंबर का मैथ हो गया, और 25 नंबर का आपकी रीजनिंग हो गई। तो देखिए 40 नंबर में मैथ और रीजनिंग आपका, 60 नंबर में, तो आप देख सकते हैं कि वेटेज किसका ज़्यादा है। तो आपको सिलेक्शन जो होगा ना वो जीएस और कंप्यूटर के बेस पर ही होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ज़्यादातर सब कर लेते हैं, क्योंकि इवन सब सीजीएल वगैरह बंदे या और भी पोस्ट ठीक ठाक वाली तैयारी करने वाले लड़के बैठते हैं आजकल। देखिए दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल बेशक हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल को आप छोटी पोस्ट मत मानिए, सैलरी के मामले में भी, पावर के मतलब में भी। और इवन क्या है कि आपको सोसाइटी में जो एक प्रेस्टीज मिलता है ना, एक सम्मान मिलता है दिल्ली पुलिस में, तो उसका एक अलग ही महसूस होता है। तो आप जीएस को थोड़ा हल्के में ना लें और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें अपने। तो ये थी एक इंटरव्यू सीरीज़ जो कि तैनात जो कांस्टेबल है प्रिंस जी, इनके साथ मैं ली थी।
तो आने वाले टाइम में मैं ऐसी और वीडियो लाऊंगा, हर किसी की स्ट्रेटेजी वो आपके साथ शेयर करेंगे, उन्होंने किस कौन कौन सी बुक पढ़ी और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए और ड्यूरिंग एग्ज़ाम किन किन समस्या का उन्होंने सामना करा। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को इतना हो सके शेयर करें, और जिससे कि और लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन फील हो सके और वो तैयारी के बारे में जानें, बुक लिस्ट के बारे में जानें, और प्रिंस जी जानना चाहते हैं कि एक चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग जब हमारी भर्ती प्रोसेस में चल रही थी, तो मैंने जो आपका मेडिकल रिगार्डिंग आपने वीडियो बनाई थी, तो सबसे पहले मैंने आपके चैनल पर उस टाइम पर आया था मैं। तो आप बुलंदशहर गए थे, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरी सर ने प्रोसेस बताई थी कि कैसे कैसे मेडिकल कराना है, किस किस डॉक्टर के कहाँ पे साइन होने हैं। तो मैंने सर का पहली बार चैनल वहाँ से फॉलो किया। फिर सर साथ में मैंने और सर ने साथ में ट्रेनिंग भी की है दिल्ली पुलिस की। तो सर मेरी प्लाटून सही थी, मतलब मेरी 30 प्लाटून थी, सर की 29 की। तो एक ही बैरक में रहते थे हम। तो उस टाइम पे भी सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इवन क्या है कि देखिए क्या होता है कि जब हम साथ में रहते हैं ना, तो आपको मेरी प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है, सर की प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है। तो सर ने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, सर का SSC CHSL में क्लियर भी हो गया है एग्ज़ाम। उस इवन सर आज भी तैयारी कर रहे हैं। तो सर के चैनल पर आके मुझे बहुत अच्छी, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आगे भी आपके लिए ना सर के चैनल पे और भी जो हमारे साथी हैं उनकी भी वीडियो आएंगी, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। देखिए सबका प्रिपरेशन करने का अलग तरीका होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, लेकिन यह है कि अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से मेहनत करके अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ करके पढ़िए, जिससे कि आपको कुछ अच्छा आउटपुट प्राप्त हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर के चैनल को लाइक करें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पर, जो भी सर के आने वाली वीडियो के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। तो ये थी आपका इंटरव्यू सीरीज़। अब इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आने वाले टाइम की जो नेक्स्ट वीडियो है वो किसी अलग पर्सन की इंटरव्यू सीरीज आएगी, उनका एक नज़रिया जानेंगे तैयारी का, उन्होंने कैसे तैयारी करी, कैसे कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी। ओके, तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।